हाँ, you can go, please. नमस्कार, वंदे मातरम। मैं वैलेंटीना ब्रह्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता, आप सभी का आज के फेसबुक लाइव पर स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हाल फिलहाल में कैबिनेट द्वारा पारित किया गया है। इसके पारित होने के उपरांत विद्या भारती लगातार अपने विभिन्न कार्य नीति के माध्यम से सभी जनमानस तक इसे पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों में से एक मेरी शिक्षा मेरा भारत नाम का एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है, जिसके लिए आप mynep.in की वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता 3 भाग में विभाजित है। एक 9th से 12th के छात्रों के लिए है, दूसरा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आदि छात्रों के लिए है और तीसरा सभी नागरिक और अभिभावकों के लिए है। इसी के साथ एनईपी के विषयों को लेकर फेसबुक लाइव के माध्यम से अनेक लेक्चर सीरीज भी आयोजित की जा रही है। आज मेरा सौभाग्य है कि आगे बढ़ाते हुए मैं श्री आनंद कुमार जी का इंटरव्यू राष्ट्रीय शिक्षा आपकी आवाज नहीं आ रही है इधर। आनंद जी सॉरी, वेलेंटीना जी का थोड़ा नेटवर्क वापस आ रही है, एक मिनट में आ रही है। नमस्कार सभी को। माफ कीजिए, इंटरनेट के इशू के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं एक बार आनंद जी का परिचय वापस से आप सबके सामने रखना चाहूंगी, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को फिर शुरू करेंगे। आनंद जी, आप सुपर 30 के संस्थापक हैं, गणित के शिक्षक से सम्मानित हैं और विश्व भर में कई विषयों पर आपका संबोधन हुआ है। सुपर 30 की उपलब्धि और लोकप्रियता के कारण 2019 में सुपर 30 के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, जिसे हम सब ने देखा और कहा भी। आपका इस इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी। आनंद जी, आप शिक्षा से जुड़े रहे हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया इस शिक्षा नीति को लेकर? दरअसल में बदलाव ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस सच को हम लोग नहीं झुठला सकते। समय जो कभी रुकता नहीं है और बदलाव समय के साथ होता है, ये दो बड़ी सच्चाइयों को एक्सेप्ट करना होता है। समय के अनुसार जो हमारी शिक्षा नीति थी
उसमें बदलाव की जरूरत थी। तो समय के मांग के आधार पर जो बदलाव हुआ है बहुत अच्छा हुआ। और सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारी ये थी कि इस शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वह यह बात थी कि बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनको उन्हीं के भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था रीजनल भाषा में, रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाने की बात हो रही है, जो सबसे अपीलिंग है, सबसे बढ़िया है। अगर कोई दिक्कत है संजीव जी तो मैं ही अपनी बात को कंटिन्यू कर देता हूँ, बोल देता हूँ कुछ, जैसा आप बोले। अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तब। हाँ हाँ जी, वही ठीक रहेगा सर, ऐसा भी कर सकते हैं। जी आनंद जी। जी, तो मैं ये बोलना चाह रहा था अपनी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जी कि बहुत दिनों से मैं सुपर 30 अभियान को चला रहा हूँ। अब तो लगभग 19-20 साल हो गए। इसमें सैकड़ों बच्चे ने पढ़ाई की और आज एक मकाम हासिल किया। लेकिन ऐसे बच्चे, गांव के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, देहात के बच्चे, जो बच्चे अच्छा करते हैं, शिक्षा में बढ़िया करते हैं, मेहनत करते हैं और हमारे पास आते हैं, और वैसे बच्चे आज अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी से लेकर हमारे देश के विभिन्न अच्छी जगहों पर, यहाँ तक कि IAS IPS भी बने, जो इस बात का इंडिकेशन है, इस बात को संकेत देता है कि अगर मुझे मौका दिया जाए, कोई भी गरीब बच्चा के लिए, कि उसे अगर मौका दिया जाए, उसके पास अगर अवसर हो, तो वो कुछ भी अच्छा कर सकता है। नई शिक्षा नीति में जो मुझे सबसे बात पसंद आई कि छोटे छोटे बच्चों को सिखाने की बात हो रही है, उनके मातृभाषा में, उनके रीजनल लैंग्वेज। अब हमारे बिहार जैसे जगहों पर लोग बघी में, मैथिली में, भोजपुरी में सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से समझने लायक बात है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए कि जितना बड़ा डोमेन होगा, जितना ज्यादा इनपुट होगा, आउटपुट भी उसी रेशियो में ज्यादा निकलेगा। पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले, आजादी के बाद से कहें, शिक्षा सामंतियों के चौखट का गुलाम बन गई थी। अमीर घरों तक ही सीमित थी। जिनके पास पैसे हैं, जो पूंजीपति हैं, ताकतवर है, वो बच्चों को पढ़ाते थे। धीरे धीरे जब शिक्षा सामान्य होने लगी तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों का प्रचलन बढ़ा। अब इंग्लिश माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों की लंबी कतार होने लगी, लेकिन उस लंबी कतार में एक भी बच्चा वो शामिल नहीं था जो गांव का था और गरीब था। हमारे देश की स्थिति तो इतनी खराब थी आर्थिक मामले में कि जो बच्चा बेचारा गरीब है तो हिंदी भी नहीं बोल पाता था, स्कूल तक पहुंच नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में मैं धन्यवाद देता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी का, शिक्षा विभाग का, कि ऐसी परंपरा लाने का प्रयास उन्होंने किया जिसके तहत अब वैसे बच्चे जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे या स्कूल में इनरोल होके भाषा की दिक्कतों के चलते, भाषा की मुश्किलों के चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको भी अब पढ़ने का मौका मिलेगा। अब मान लिया जाए कि पहले 20 बच्चे पढ़ते थे, एक छोटा सा बस्ती है, छोटी सी बस्ती के 20 बच्चे स्कूल जाते थे, 20 में 5 बच्चे ही रह पाते थे और बाकी की पढ़ाई छूट जाती थी। अब स्थिति इस तरह से है कि उस 20 बच्चों में 15 बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट जाती थी इसलिए कि भाषा की लाचारियों के चलते। घर में आके वो मैथिली बोलते थे, भोजपुरी बोलते थे, अवधी बोलते थे, ब्रज भाषा बोलते थे, और स्कूल में हिंदी में पढ़ाई होती थी। और बड़े स्कूल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तक उनकी पहुंच नहीं थी जहां इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई। तो अब ये नई जो शिक्षा नीति है वो जनधन तक शिक्षा
पहुंचेगी इससे, और इससे छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे। अब ज्यादा 20 बच्चे पढ़ेंगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर तबके के बच्चे हैं, तो उस रेशियो में कहाँ पहले 5-4 पढ़ते थे, अब 20 पढ़ेंगे, तो 4 गुना ज्यादा प्रोडक्ट भी सामने आएगा। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों ने कहा, विरोध किया, मैं टीवी डिबेट पर भी था, नहीं नहीं इससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो आगे बढ़ जाएंगे, हमारे बच्चे इंग्लिश सीखने से पिछड़ जाएंगे। तो इस शिक्षा नीति में कहाँ है भाई कि दूसरी भाषा तुम नहीं सीखो, बल्कि यहाँ तो और छूट दी गई है कि तुम दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपकी इच्छा हो तो आप हिस्ट्री भी एक पेपर रख सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एक मैथमेटिक्स का भी पेपर रख सकती, तो और अच्छी बात है। और उससे भी बड़ी बात जो मैं लॉजिक देना चाह रहा हूं कि इस नीति के तहत आप देखिए कि बच्चा जो विरोध कर रहे हैं कि इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, गलत बात है। हमारे पास जो सुपर 30 में बच्चे आते हैं, ग्रामीण प्रदेश के बच्चे, गांव देहात के बच्चे आते हैं जो कि ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और आज वो अमेरिका, जर्मनी, जापान अच्छे अच्छे जगहों पर इंग्लिश मीडियम वाले ही कंपनी में ना काम करें, मल्टीनेशनल में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके सिद्ध कर रहे हैं कि उन्हें अगर अवसर दिया जाए तो कुछ भी अच्छा कर सकते। तो ये नीति से ज्यादा गरीब तबके के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपने शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्थागत समस्याओं को बहुत करीब से देखा है, तो मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको दूर करने में कितना सक्षम है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं अभी वही बोल रहा था, आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि मौजूदा हालात में हमारे पास जो शिक्षा नीति आई है, चैलेंजेज उसके साथ हैं। वो चैलेंजेज ये है कि जो अब रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात हो रही है, तो रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए हर भाषा के ट्रेंड शिक्षक चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार इसके लिए भी प्रयास करेगी कि भाई हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग दें, क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने वाले टीचर्स के बैंक को तैयार करें, टाइम टू टाइम अपडेट करें। दूसरी जो हम लोगों के सामने चुनौती होगी, वो चुनौती होगी टेक्स्ट बुक की, क्योंकि मैथिली में, भोजपुरी में और भी कई भाषाओं में टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा। तो ऐसी एनसीईआरटी की या और भी टेक्स्ट बुक कमेटी बना के इस तरह की समस्याओं का भी समाधान खोजना होगा, जिस पर सरकार काम कर रही है, मेरा ऐसा विश्वास है। हमने सुझाव भी दिए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस नीति के तहत ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा पाए। जी आपने बिल्कुल सही कहा। हमने जो फिल्म बनी है सुपर 30, उसमें भी देखा था कि किस तरीके से ज्यादातर राज्यों में यह समस्या आती है कि बच्चों को स्कूल में मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती। तो जरूर इस नीति के कारण यह समस्या दूर होगी और सरकार कोई अच्छे प्रावधान निकले कि मातृभाषा में को मिल पाए, ताकि आगे वो ठीक से बच्चे हैं वो ले पाए। संदर्भ में मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो प्रावधान है 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा, तो इससे आगे आने वाले समय में क्या उपयोग है, किस तरीके से उपयोग है? फिर से अंतिम लाइन बोला जाए कि ये जो प्रावधान है कि 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी, तो इसका आगे आने वाले समय में कितना उपयोग है? ये जो प्रावधान है कितनी उपयोगी रहेगी हमारे आने वाले भविष्य में? ठीक है, इसी बात पर तो हमने फोकस करने का प्रयास किया कि मातृभाषा पर शिक्षा देने से एक तो ज्यादा बच्चे आ पाएंगे, आपका डोमेन बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवसर मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए कि आपके पास इतना सा बीज है, उसको आप अगर जमीन में बोते हैं तो जो फसल होगी वो, और इतना बीज बोते हैं वो फसल होगी, उसमें तो फर्क होगा, खाद पानी आप जो डालिए। तो अब क्या है ना कि डोमेन बड़ा हो जाएगा, नंबर्स ऑफ सीड्स, बीज की संख्या बढ़ रही है, तो ये फायदा होगा। दूसरा क्या होगा कि ऐसे बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे
तो अपनी मातृभाषा में पढ़ने पढ़ाने के अभ्यस्त भी हो जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां को जो आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रही है उसको भी वो पढ़ाएंगे, उसके भी दर्द को समझेंगे और उसको भी आगे बढ़ाएंगे। इस शिक्षा नीति से ये भी होना तय है। जी बिल्कुल। प्रश्न मेरा आपसे ये है आनंद जी कि उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति काफी बदलावों के बारे में कहती है, जैसे मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 4 वर्ष की स्नातक शिक्षा जिसमें प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री का प्रावधान है। तो आप इन बदलावों को उच्च शिक्षा के भविष्य के रूप में कितना उपयोगी मानते हैं? देखिए, हम लोगों क्या पहले मुश्किलें आती थी कि जो बच्चा यहाँ से पढ़ के बाहर जाता था उसके सामने चुनौतियां होती थी। यहाँ पर सिलेबस था भाई, पहले था 3+10 +2 +3, इस तरह से एक अलग ढांचा था। और अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में एक अलग ढांचा था। अभी जो शिक्षा नीति आई है वो इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मापदंड पर, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर सटीक है। तो जिस तरह से यहाँ डिग्रियां मिलेगी, जिस तरह से यहाँ के बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे, उनका लाभ वहां मिलेगा। और वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी विश्वविद्यालय में अपने आप को स्थापित ही सिर्फ नहीं कर पाएंगे, बल्कि वहां पर भारत की मिट्टी की सुगंध को बिखेर पाएंगे। अब वहां जाकर अलग से 1 साल की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी जो पहले करनी पड़ती थी। तो ये एक बड़ा लाभ है। फिर अपॉइंटमेंट की बात बोलिए, नौकरियों की बात करिए, तो पूरे दुनिया में जिस तरह का स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर पर सारे इंटरव्यू होते थे, उस तरह पर चुनाव होता था, सिलेक्शन होता था। अब हमारे देश के बच्चों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ज्यादा कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। करते हैं थोड़ा जी। बिल्कुल आनंद जी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अब हम ग्लोबल हो पाएंगे। अगला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अध्यापक शिक्षा में भी काफी बदलाव की बात करती है। इसमें प्रशिक्षण कोर्स की अवधि बढ़ाना आदि शामिल है। तो आप अध्यापक शिक्षा में सुधार को शिक्षा व्यवस्था में कितना उपयोगी मानते हैं? देखिए, उपयोगी तो है, लेकिन जरूरत इस बात की है, हमारी सरकार से विनती है, गुजारिश है कि टीचर्स ट्रेनिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे अभी इस कोरोना वायरस के बंद के माहौल पर हमने गुजारिश की थी और हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को लिखा था कि जैसे किसान के लिए 24/7 आप लोग एक चैनल चलाते हैं जिसमें हमेशा दिन भर किसानों की समस्याओं पर बात होती है, उसी तरह से 24/7 एक चैनल की शुरुआत करी जिससे गरीब बच्चा भी ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा पाए। और बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने ऐसी एक चैनल की व्यवस्था की है। ठीक उसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, इस बात को समझिए कि ये शिक्षा नीति में हमारे अध्यापकों की भूमिका बहुत बड़ी है। अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, नौजवानों को इस तरह के पठन पाठन के लिए, अध्यापन के लिए अगर सरकार प्रेरित करती है, प्रोत्साहन योजना बनाती है, तो आने वाले देश समय में हमारे देश का भविष्य और उज्जवल ही होगा। टीचर्स ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल आपने सही कहा आनंद जी। अब इसी कड़ी में मैं अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना की बात कही है। तो आप शोध को देश के शैक्षणिक सुधार में कितना आवश्यक मानते हैं? देखिए, बगैर शोध के, बगैर रिसर्च के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे देश में पुराने समय से भी आप देखा जाए तो आर्यभट्ट रहे, ब्रह्मचार्य जी रहे, बहुत सारे बड़े बड़े गणितज्ञ हुए, रामानुजन जी हुए, जो कि ऐसे ऐसे अद्भुत रिसर्च किया उन्होंने जिसकी पूरी चर्चा दुनिया में होती है।
तो और आज गणित के कई फार्मूले को उन्होंने स्थापित किया। ठीक उसी तरह से वैदिक मैथमेटिक्स की बात लें कि ये परंपरा जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जहां पर इनोवेशन है, जहां नई तकनीक है, जहां नई चीजें होती है, वही देश आगे बढ़ता है। और IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें तो हमारा ग्रेडिंग पूरे वर्ल्ड में पिछड़ रहा था। उसका मुख्य कारण यही था कि यहाँ रिसर्च नहीं होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे रिसर्च करने वाले छात्र भी आ रहे हैं, नौजवान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, हमारी संस्थाएं, सरकार भी उनमें प्रोत्साहन दे रही। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ और अधिक रिसर्च होंगे और पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर पढ़ने आएंगे। आज भारत से कई लोग जाते हैं पश्चिम देशों में, लेकिन धीरे धीरे पश्चिम देश से लोग आना शुरू किया है। अब इसकी तादाद और अभी बढ़ेगी। प्रयास बिल्कुल हमारा यही रहना चाहिए कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, एजुकेशन का, वो उतना ज्यादा मजबूत हो जाए कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर ना जाने की जरूरत पड़े, बल्कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेने के लिए। और जरूर से जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी पारित हुई है वो इस और हमारे देश को लेके जाएगी, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। तो मैं आपसे एक आखिरी बार ये पूछना चाहूंगी कि जो माय एनईपी कैंपेन से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शक, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं आया हूं, बल्कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छा है। जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें जमकर भाग ले, अपने आसपास के बच्चों को प्रोत्साहित करे। देखिए कितनी अच्छी बात है कि प्रतियोगिता के बहाने शिक्षा का प्रचार प्रसार का आपके सामने जो कार्यक्रम चल रहा है वो आने वाले भविष्य में आप लोगों के लिए बहुत फायदा है। दूसरी बात की नई शिक्षा की नीति को समझे अच्छे से, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, तो इसके लिए आप गरीबों तक पहुंचे, उनको समझाए कि भाई अब देश में आपके लिए रीजनल लैंग्वेज में भी आपकी ही भाषा में शिक्षा दी जा रही है, पढ़े और आगे बढ़े। पढ़ाई से बड़ा और कोई रास्ता नहीं हो रहा। यही आप लोग भी प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को बता रहे हैं कि अगर आपको गरीबी से निकलनी है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपनी देश की प्रतिष्ठा बढ़ानी है, तो शिक्षा ही एक माध्यम है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों में जागरूकता ला रहे हैं, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन भर रहे हैं। इससे बड़ा काम और देश में कुछ भी नहीं होता। आप लोग सभी लोग विद्यार्थी हैं, इस ग्रुप में जुड़े हुए, खुद विद्यार्थियों के, खुद स्टूडेंट होके अपने विद्यार्थी समाज के लिए इतना सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारी भी जरूरत जब भी पड़ेगी मैं आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ न हो, बल्कि इसलिए ताकि हमारे बोलने से और आपके प्रतियोगिता कराने से, आपके सेमिनार वेबिनार से अगर कुछ बच्चों की जिंदगियां बदलती है, देश के लिए कुछ करते हैं, जैसे हम लोग सीखा है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हम भी देश के लिए कब दे सकते हैं? जब हम स्वयं शिक्षित हो गए। गिव बैक टू सोसाइटी कब कर सकते हैं? जब हम खुद एडुकेटेड हो। तो इसके लिए सब मिलजुल कर हम लोग प्रयास करें, यही हमारे दर्शकों से विनती है, गुजारिश है। बहुत बहुत मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को जो आज हमें देख रहे हैं और जिन्होंने आज श्री आनंद कुमार जी को सुना भी, ये बताना चाहूंगी कि इस प्रतियोगिता के संदर्भ में कोई भी सूचना को चाहिए, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप mynep.in वेबसाइट पे जाकर अपना अकाउंट बनाकर इस प्रतियोगिता में पार्ट ले सकते हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से, जैसा कि आनंद जी ने अभी एम्फसाइज करके बताया कि शिक्षा नीति के अंदर क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान है, वो भी हमें पढ़कर जानने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो आप जब इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको अलग अलग क्रिएटिव्स, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से भी पता चलेगा कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरीके से आगे आने वाले समय में हमारे देश को एक प्रगति की और उन्नति की ओर ले जा सकता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जरूर उस वेबसाइट पर जाके, उस वेबसाइट में अकाउंट बना के उसे जरूर चेक करिएगा।
इसी के साथ मैं श्री आनंद कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज निकाला, हम सबका मार्गदर्शन किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अपने विचार हमारे समक्ष रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विद्या भारती की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन देती हूँ। धन्यवाद। और सभी श्रोता